पुतिन के महल में अराजकता फैल गई है। व्लादिमीर पुतिन की स्थिरता और शक्ति का चौथाई सदी पुराना भ्रम 31 अक्टूबर 2025 की रात को मास्को के आसमान में फूट पड़ा। व्लादिमीर पुतिन 4 नवंबर के एकता दिवस समारोह के लिए एक भव्य मंच तैयार कर रहे थे। 27 अक्टूबर को उन्होंने अपनी 14,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अजेय बताई जाने वाली स्काईफॉल परमाणु मिसाइल से दुनिया को चुनौती दी। उसी दिन क्रेमलिन के स्वर्णिम हॉल में वे उत्तर कोरियाई राजनयिकों से हाथ मिला रहे थे और एक नई विश्व व्यवस्था का जश्न मना रहे थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2025 की रात मास्को से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक ट्रांसफार्मर के मलबे की लपटों के बीच पुतिन की आकर्षक परमाणु कल्पना एक कड़वी विडंबना में बदल गई। यूक्रेन ने पुतिन की एकता दिवस पार्टी को शुरुआती आतिशबाजी के साथ उपहार में दिया था। जब पुतिन दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोनों ने उनकी राजधानी को अंधेरे में डुबो दिया। जब पुतिन अपने लोगों को यह झूठ बेच रहे थे कि युद्ध अभी दूर है, राजधानी सुरक्षित है, क्रेमलिन के पास जुकोव्स्की और रामेंस्कोये में 2.240 लोग किसी डरावनी फिल्म जैसी अराजकता में डूबे हुए थे। उनके घर, सड़कें और पार्क डिस्को लाइट की तरह टिमटिमा रहे थे। पुतिन की अजेय मिसाइल मॉस्को के हृदय स्थल को ऊर्जा प्रदान करने वाले 750 किलोवोल्ट के व्लादिमीर स्कायर ट्रांसफार्मर स्टेशन की रक्षा करने में विफल रही। पुतिन की रणनीतिक प्रतिभा यूक्रेन को अपनी सेना की जीवन रेखा कोल्टसेवॉय रिंग ईंधन पाइपलाइन को नष्ट करने से नहीं रोक पाई। कथित तौर पर ड्रोन रोधी जालों और सैन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा संरक्षित इस सुविधा में प्रतिवर्ष 30 लाख टन जेट ईंधन ले जाने वाली 3 लाइनें एक साथ फट गईं। यह पुतिन के सबसे बड़े अपमानों में से एक है। यह एक ऐसे नेता का दुखद हास्य चित्रण था जिसने अपनी जनता को अंधेरे में ठिठुरते हुए तकनीकी विफलता के झूठ का सहारा लेते हुए दुनिया को परमाणु युद्ध का वादा किया। 31 अक्टूबर की रात जो हुआ वह कोई बेतरतीब ड्रोन हमला या अराजक उत्पीड़न की गोलीबारी नहीं थी। यह एक निर्मम सर्जिकल क्रियान्वयन योजना थी जिसे मास्को के तंत्रिका तंत्र को पंगु बनाने के लिए डिजाइन किया गया था और 3 अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ते हुए नेपच्यून मिसाइलों ने ओरियोल ताप विद्युत संयंत्र और नोवोब्रियांस्क ट्रांसफार्मर स्टेशन को निशाना बनाया। ये लक्ष्य बेतरतीब ढंग से नहीं चुने गए थे। ये बिजली संयंत्र क्षेत्रीय मस्तिष्क थे। ये सुविधाएं ओरियोल और ब्रांस्क क्षेत्रों में स्थित सैन्य औद्योगिक संयंत्रों, रोस्टेक कारखानों और बख्तरबंद वाहन मरम्मत केंद्रों को ऊर्जा प्रदान करती थीं, जो सीधे रूसी युद्ध मशीनों के लिए उत्पादन करते थे। नेपच्यून के हमले ने न केवल बत्तियां बुझा दीं, बल्कि टैंक और मिसाइल उत्पादन लाइनें भी ठप हो गईं। हमले का दूसरा चरण विशाल ड्रोनों के झुंडों के साथ आया। रूसी रक्षा मंत्रालय का घबराया हुआ बयान कि उन्होंने 98 यूएवी मार गिराए इस ओर इशारा करता है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओएसिंट विश्लेषकों और स्थानीय रिपोर्टों का दावा है कि यह संख्या सैकड़ों में है। इस अफरा तफरी के बीच मुख्य निशाना 750 किलोवोल्ट व्लादिमीर स्कायर ट्रांसफार्मर स्टेशन मारा गया। यह एक विशिष्ट लक्ष्य था। यह ट्रांसफार्मर कोई साधारण वितरण केंद्र नहीं था। 4010 मेगावोल्ट एम्पियर की क्षमता वाला यह स्टेशन मॉस्को के ऊर्जा ग्रिड की मुख्य धमनियों में से एक था। यह एक महत्वपूर्ण हृदय वाल्व की तरह काम करता था, जो स्मोलेंस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कोस्त्रोमा ताप विद्युत संयंत्र जैसी विशाल उत्पादन सुविधाओं से उच्च वोल्टेज ऊर्जा प्राप्त करता था और उसे मॉस्को महानगरीय क्षेत्र में वितरित करता था। इस वाल्व के नष्ट होने से राजधानी का ऊर्जा संचार ठप हो गया और 2.240 लोग तुरंत अंधेरे में डूब गए। अंधेरे में रह गए 2.240 लोग इस डोमिनोज प्रभाव का सिर्फ एक दृश्य पहलू थे। ये आंकड़ा उन हजारों परिवारों को दर्शाता है जो सर्दियों के आते ही हीटिंग, पानी और संचार सुविधाओं के मामले में ढहने के कगार पर हैं। हालांकि यह क्षेत्र कोई साधारण बस्ती नहीं है। जुकोव्स्की शहर रूस के विमानन और अंतरिक्ष अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूस के प्रमुख विमान डिजाइन ब्यूरो सुखोई और मिग की परीक्षण सुविधाएं स्थित हैं। इसलिए व्लादिमीर स्कायर ट्रांसफार्मर पर हमले से न केवल घरों की बत्तियां बुझ गईं, बल्कि रूस के कुछ सबसे संवेदनशील सैन्य अनुसंधान और विकास केंद्रों की बिजली भी कट गई होगी। यह सिर्फ नागरिक समस्या नहीं, बल्कि सैन्य तकनीकी समस्या भी है। पुतिन जिन सुविधाओं में अपनी पीढ़ी के हथियार विकसित करते हैं, वे अपनी ही राजधानी में बिजली की कमी जैसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर ज्यादा खतरनाक समस्या सैन्य रसद की थी। रिंग कोल्टसेवॉय पाइपलाइन का विनाश मास्को के आसपास पुतिन के विशाल सैन्य तंत्र के लिए एक आपदा का परिदृश्य है।
यह पाइपलाइन आपूर्ति मार्ग नहीं बल्कि जीवन रेखा थी। इस पाइपलाइन को काटने का मतलब है कि मास्को के आसपास के रणनीतिक हवाई अड्डे जैसे कुबिन्का जुकोवस्की और एंगेल्स तक जाने वाली मुख्य लाइनों से जुड़े अन्य केंद्र तुरंत ईंधन संकट का सामना करेंगे। इन ठिकानों पर रूस के सुदूर इलाकों से यूक्रेन पर मिसाइल हमले करने के लिए उड़ान भरने वाले रणनीतिक बमवर्षक या राजधानी की सुरक्षा के लिए तैनात लड़ाकू स्क्वाड्रन तैनात हैं। ईंधन प्रवाह रुकने से इन बेड़ों की परिचालन क्षमता पर सीधा खतरा मंडराता है। तीसरा सबसे बड़ा खतरा ओरियोल और नोवोब्रियांस्क के बिजली संयंत्र थे, जिन पर नेपच्यून मिसाइलों ने हमला किया था। इन हमलों ने रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। इन बिजली संयंत्रों ने क्षेत्र में सैन्य औद्योगिक सुविधाओं को सीधे बिजली की आपूर्ति की। इन्हीं सुविधाओं में मोर्चे पर भेजे जाने वाले टैंकों का नवीनीकरण, मिसाइलों का संयोजन या गोला बारूद का उत्पादन होता है। इन बिजली संयंत्रों के बंद होने का मतलब है उत्पादन लाइनें ठप हो जाना, वेल्डिंग मशीनें खामोश हो जाना और ज़रूरी पुर्जों के उत्पादन में देरी। यूक्रेन न सिर्फ रूसी सेना बल्कि भविष्य की रूसी सेना को भी निशाना बना रहा है। जब ये तीनों खामियां नागरिक पंगुता, सैन्य रसद पंगुता और औद्योगिक पंगुता एक साथ आ गईं, तो यह साफ हो गया कि 31 अक्टूबर का हमला न सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जीत थी बल्कि मास्को की युद्ध मशीन के लिए एक जबरदस्त रणनीतिक झटका भी था। तो इस बीच क्रेमलिन और रूसी अधिकारी क्या कर रहे थे? किसी शासन की शक्ति का आकलन न केवल उसके सैन्य साजो सामान से होता है बल्कि संकट के समय उसके द्वारा बताए गए कथानक की निरंतरता से भी होता है। 31 अक्टूबर की रात को पुतिन की प्रचार मशीन व्लादिमीरस्काया ट्रांसफार्मर से भी ज़्यादा तेज़ी से और ज़ोर से ध्वस्त हो गई। जब रात 11 बजे के आसपास हमला शुरू हुआ और मॉस्को के उपनगर अंधेरे में डूब गए, तो स्थानीय अधिकारियों की शुरुआती प्रतिक्रिया ने रूसी व्यवस्था की सामान्य प्रतिक्रिया को उजागर कर दिया। खंडन। स्वतंत्र सूत्रों की रिपोर्ट है कि जुकोवस्की क्षेत्रीय प्रशासन ने एक ठंडा नौकरशाही भरा बयान जारी कर स्थिति को बिजली ग्रिड में आपात स्थिति और तकनीकी खराबी बताया, जबकि 2.240 लोग दहशत में थे। यह एक विशिष्ट सोवियत शैली का पर्दा डालने का प्रयास है। इसका उद्देश्य सच्चाई को स्पष्ट करना नहीं बल्कि दहशत को दबाना और क्रेमलिन को यह समझने के लिए समय देना है कि क्या हुआ था। तकनीकी खराबी का झूठ एक दयनीय प्रयास था जो यह दर्शाता था कि शासन यह स्वीकार करने के बजाय कि युद्ध राजधानी तक पहुंच गया है, अपनी जनता के साथ मूक दर्शक बनना पसंद करता है। हालांकि 2025 में टेलीग्राम और सोशल मीडिया के युग में इस झूठ की अवधि मिनटों में मापी गई। तकनीकी खराबी का झूठ पूरी तरह फैलने से पहले ही मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने महज 40 मिनट बाद एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया। सोबयानिन ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर घोषणा की कि राजधानी की ओर बढ़ते हुए एक ड्रोन को मार गिराया गया। इस बयान ने स्थानीय सरकार के तकनीकी खराबी वाले बयान को तुरंत खारिज कर दिया। सोबयानिन ने बाद में यह संख्या बढ़ाकर 11 कर दी। कोई मेयर रक्षा मंत्रालय या क्रेमलिन के सामने ड्रोन हमले की बात क्यों स्वीकार करेगा? इससे दो संभावनाएं उभरती हैं। या तो संकट इतना बड़ा था कि सोबयानिन ने जनता के गुस्से से बचने के लिए ईमानदार होने का दिखावा किया क्योंकि उन्हें एहसास था कि तकनीकी खराबी का झूठ टिक नहीं सकता, या फिर संकट के दौरान शासन के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय टूट गया था। नगर पालिका, सेना, खुफिया विभाग, किसी भी स्थिति में संकट के समय शासन की एकमत होकर बोलने की क्षमता उस रात खत्म हो गई थी। अफरा तफरी भरी रात के बाद 1 नवंबर की सुबह रूसी रक्षा मंत्रालय एमओडी ने अपनी जीत की घोषणा की। आरबीसी यूक्रेन की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने दावा किया कि 10 अलग अलग क्षेत्रों में कुल 98 यूएवी मार गिराए गए। यह बयान सफलता की घोषणा से ज़्यादा आपदा की भयावहता को छिपाने का एक दिखावा था। अगर सभी 98 यूएवी मार गिराए गए तो 750 किलोवोल्ट व्लादिमीरस्काया ट्रांसफार्मर स्टेशन पर सीधा हमला किसने किया, कोल्सोवॉय पाइपलाइन किसने उड़ाई और नेपच्यून मिसाइलों से प्रभावित ओरियोल और नोवोब्रियांस्क बिजली संयंत्रों का क्या रक्षा? मंत्रालय के बयान में इन मिसाइलों के अस्तित्व का जिक्र तक नहीं था। 98 यूएवी का दावा दर्शाता है कि शासन को भारी हमलों की बात स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसने इस हमले से हुए रणनीतिक विनाश को हवाई रक्षा की जीत के रूप में पेश करने की कोशिश की। यह विफलता की स्वीकारोक्ति थी। इन सभी विरोधाभासी और घबराहट भरे बयानों के बीच यूक्रेन के दुष्प्रचार प्रतिक्रिया केंद्र के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कोवलेंको की टिप्पणी ने स्थिति का सबसे स्पष्ट सारांश प्रस्तुत किया। मॉस्को क्षेत्र में रोशनी कम हो रही है।
इस संक्षिप्त और ठंडे बयान ने सैन्य वास्तविकता से कहीं अधिक कुछ व्यक्त किया। इससे मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता का संदेश गया। मॉस्को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि पुतिन के प्रचार युद्ध में भी अपनी कमजोरी खो रहा था। इतिहास संकट के क्षणों में नेताओं की प्रतिक्रियाओं से लिखा जाता है। 31 अक्टूबर 2025 की रात ने व्लादिमीर पुतिन की त्रासदीपूर्ण हास्य व्यंग्य का सबसे शुद्ध रूप उजागर किया, खासकर राजधानी के आंतरिक मोर्चे का। यह एक ऐसे नेता की कमजोरी का सार है जो अपने लोगों से कटा हुआ है, अपनी ही बनाई झूठी हकीकत में फंसा हुआ है। सिर्फ 4 दिन पहले पुतिन एक बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे थे। वह दुनिया के सामने अपनी अजेय 14,000 किलोमीटर मार्क क्षमता वाली परमाणु मिसाइल स्काईफॉल का बखान कर रहे थे। उनका दावा था कि यह मिसाइल सभी मौजूदा और भविष्य की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मात दे सकती है। उसी दिन वह उत्तर कोरियाई राजनयिकों और नई विश्व व्यवस्था के साथ अपने अटूट गठबंधन का जश्न मना रहे थे। पुतिन की त्रासदी बिल्कुल यही है। भविष्य की मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर विजय पाने का दावा करने वाले एक नेता को अपनी राजधानी की मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली को यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइलों और कम तकनीक वाले ड्रोनों के झुंडों द्वारा तार-तार होते देखना पड़ा। दुनिया को परमाणु युद्ध बेचने की कोशिश में वह अपनी ही जनता को बिजली और गर्मी मुहैया नहीं करा सका। रूसी जनता के साथ पुतिन का मौन सामाजिक अनुबंध हमेशा एक सरल समीकरण पर आधारित रहा है। मुझे राजनीतिक आज्ञाकारिता दो और मैं तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करूंगा। 31 अक्टूबर 2025 की रात को मॉस्को में इस अनुबंध को तोड़ दिया गया। बेलगोरोड की तरह स्थिरता खत्म हो गई है। व्लादिमीर स्काया ट्रांसफॉर्मर और कोल्ट्सोवॉय रिंग पाइपलाइन के मलबे के नीचे पुतिन का मॉस्को वासियों के लिए एक अछूती राजधानी और एक सुरक्षित मातृभूमि का वादा चकनाचूर हो गया। और जब यह आपदा सामने आ रही थी तब पुतिन की प्राथमिकता क्या थी? उनकी प्राथमिकता 4 नवंबर को एकता दिवस के लिए रूसी सभ्यता के मिशन के बारे में पहले से रिकॉर्ड किए गए वास्तविकता से अलग भाषण तैयार करना था। जब मॉस्कोवासी अंधेरे में ठिठुर रहे थे, पुतिन अपनी ही बनाई एक नकली वास्तविकता में भू राजनीतिक जीत की बात कर रहे थे। जनता द्वारा अनुभव की गई ठोस दहशत और नागरिक नाटक क्रेमलिन की प्रचार दीवार को भेद नहीं सका। यह सिर्फ सैन्य विफलता नहीं है बल्कि नेतृत्व की भी विफलता है। यह एक ऐसे नेता का अंतिम कृत्य है जिसका अपने लोगों से संपर्क टूट चुका है और जो शक्तिहीन है। यह समझना जरूरी है कि ये हमले क्रेमलिन में सैन्य और सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव डालेंगे। 31 अक्टूबर को व्लादिमीर स्काया ट्रांसफॉर्मर स्टेशन पर हुआ हमला एक अग्निपरीक्षा थी जिसने पुतिन की बुनियादी ढांचे की कमजोरी को उजागर कर दिया। हालांकि इस हमले से हुई तबाही की असली वजह सिर्फ यूक्रेनी ड्रोन की कामयाबी नहीं थी, बल्कि यह भी था कि रूसी पावर ग्रिड पहले से ही अंदर से सड़ रहा था। पुतिन का दुस्वप्न सिर्फ बाहरी हमले नहीं है, असली तबाही तो यह है कि सिस्टम पहले ही अपने ही बोझ तले ढह रहा है। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा एसवीआर द्वारा कथित तौर पर लीक या प्राप्त की गई एक रिपोर्ट क्रेमलिन को इस भयावह वास्तविकता से रूबरू कराती है। रिपोर्ट के अनुसार रूस का एकीकृत पावर ग्रिड इन हमलों से पहले ही एक प्रणालीगत संकट की चपेट में था। पश्चिमी प्रतिबंधों ने सीमेंस या एबीबी जैसी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीकों, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव सेवाओं तक पहुंच को रोक दिया है। सोवियत काल के घिसे पिटे उपकरणों को इन जरूरी पुर्जों के बिना ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नतीजा रिपोर्ट के अनुसार ग्रिड में 25 गीगावाट जीडब्ल्यू का भारी क्षमता अंतराल है जो कुल क्षमता का लगभग 9% है। ये कोई तकनीकी विवरण नहीं है, ये एक टाइम बम है। यह गणितीय प्रमाण है कि रूस अपने आप ही ब्लैकआउट के कितने करीब है बिना यूक्रेन को एक भी ड्रोन भेजने की जरूरत पड़े। 25 गीगावाट की कमी एक आपदा का इंतजार कर रही है जिससे लाखों लोग सर्दियों के बीच में गर्मी, बिजली या पानी के बिना रह सकते हैं। इस व्यवस्थागत पतन को समझने के लिए आपको यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों की भी जरूरत नहीं है। 31 अक्टूबर के हमले से ठीक 3 दिन पहले 28 अक्टूबर को रूस के सुदूर पूर्व में स्थित सखालिन द्वीप पर हुई घटनाएं इस पतन की पूर्वाभ्यास जैसी थीं। अधिकारियों द्वारा हास्यास्पद रूप से बिजली सुरक्षा केबल के टूटने के रूप में बताई गई एक खराबी ने पूरे द्वीप की बिजली काट दी। सखालिन घंटों तक बिजली, हीटिंग या पानी के बिना रहा। अगर एक टूटी हुई केबल पूरे द्वीप को ठप कर सकती है तो सोचिए यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का एक समन्वित हमला क्या कर सकता है। यही बात 31 अक्टूबर के हमले को इतना खतरनाक बनाती है। यूक्रेन ने एक स्वस्थ प्रणाली पर नहीं बल्कि उस प्रणाली पर हमला किया जो पहले से ही गहन चिकित्सा कक्ष में थी।
अपनी 9% क्षमता यानी 25 गीगावाट पर काम कर रही थी और टूटी हुई केबलों के नीचे धराशायी हो रही थी। पुतिन का स्थिरता का वादा एक टूटी हुई केबल की तरह ही नाजुक है। व्लादिमीर्स्काया ट्रांसफार्मर पर हमले ने इस 25 गीगावाट टाइम बम का फ्यूज जला दिया होगा। आने वाले सर्दियों के महीनों में इन हमलों से उत्पन्न होने वाला प्रपात प्रभाव पोडोल्स्क के स्कूलों के जम जाने या बेलगोरोड में हीटिंग सिस्टम के ध्वस्त हो जाने जैसे दृश्य सीधे मास्को में भी देखने को मिल सकते हैं। यह कोई सैन्य पराजय नहीं, बल्कि एक नागरिक सर्वनाश का परिदृश्य है। 31 अक्टूबर के हमले के रणनीतिक महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें व्लादिमीर्स्काया ट्रांसफार्मर स्टेशन से उत्पन्न अराजकता से आगे देखना होगा, जो क्रेमलिन के लिए और भी अधिक भयावह स्थिति को दर्शाता है। कोल्टसेवॉय या रिंग पाइपलाइन। यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी GUR द्वारा इस लक्ष्य का चयन युद्ध की दिशा बदलने के उद्देश्य से एक सोचा समझा कदम था। जैसा कि GUR ने स्वयं कहा था, इस अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधों से भी अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करना था। कोल्टसेवॉय पाइपलाइन मॉस्को सैन्य जिले का केंद्र भी है। यह लगभग 400 किलोमीटर लंबी एक बंद लूप पाइपलाइन प्रणाली है, जो राजधानी को एक वलय की तरह घेरे हुए है। इस प्रणाली का उद्देश्य रूस की बड़ी रिफाइनरियों, विशेष रूप से मास्को स्थित रियाजान निजनी नोवगोरोड और कपोतन्या रिफाइनरियों से प्रसंस्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर उन्हें सीधे मास्को सैन्य जिले की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों तक पहुंचाना है। इन संपत्तियों में दोहरे उद्देश्य वाले नागरिक और सैन्य डोमोडेडोवो, वनुकोवो और जुकोव्स्की जैसे हवाई अड्डे, साथ ही राजधानी के चारों ओर S-400 बैटरियों की आपूर्ति करने वाले गुप्त ईंधन टर्मिनल, रसद डिपो और बख्तरबंद इकाइयों की चौकियां शामिल हैं। यह समझने के लिए कि यह लक्ष्य प्रतिबंधों से ज़्यादा प्रभावी क्यों है, बस आंकड़ों पर गौर करना होगा। अकेले इस पाइपलाइन की क्षमता सालाना 30 लाख टन से ज़्यादा विमानन ईंधन यानी जेट ईंधन के परिवहन की है। यह मॉस्को की रक्षा करने वाले सभी लड़ाकू बेड़ों और यूक्रेन पर हमला करने वाले रणनीतिक बमवर्षकों के संचालन के लिए आवश्यक ईंधन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा यह प्रणाली टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, सैन्य ट्रकों और जनरेटरों के लिए सालाना 28 लाख टन डीजल ईंधन और सामान्य प्रयोजन के सैन्य वाहनों और प्रशासनिक सहायता के लिए 16 लाख टन गैसोलीन पंप करती है। अगर GUR इस लाइन पर हमला करता है तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पुल टूट गया हो। 160 किलोमीटर लंबी घुमावदार सड़कें, ईंधन टैंकर कीचड़ में फंस गए हों, टैंकों तक ईंधन नहीं पहुंच रहा हो और मोर्चे पर स्थिति ऐसी हो गई हो, आंतरिक रूप से ठप। हालांकि कोल्टसेवॉय लाइन का विनाश इस परिदृश्य का एक बहुत बड़ा संस्करण है। इस मार्ग के बिना रूसी सेना को अचानक 19वीं और 19वीं सदी की रसद व्यवस्था पर वापस लौटना पड़ता। उन्हें लाखों टन ईंधन पाइपलाइनों की दक्षता और गोपनीयता के बिना रेलवे टैंक कारों या सड़क टैंकरों का उपयोग करके परिवहन करने का प्रयास करना पड़ता। हालांकि ये वैकल्पिक मार्ग धीमे तो हैं ही, साथ ही अब यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन और पक्षपातपूर्ण तोड़फोड़ के आसान निशाने भी बन गए हैं। यह सिर्फ एक सुविधा का नुकसान नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक रुकावट है जो मॉस्को सैन्य जिले की पूरी परिचालन गति को ठप कर सकती है। संक्षेप में 31 अक्टूबर 2025 की रात को यूक्रेन ने मॉस्को के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके पुतिन के 4 नवंबर एकता दिवस समारोह का समय से पहले ही जश्न मना लिया। राजधानी का ऊर्जा केंद्र व्लादिमीर्स्काया ट्रांसफार्मर खामोश कर दिया गया। मॉस्को सेना की जीवन रेखा रिंग ईंधन पाइपलाइन GUR ऑपरेटरों द्वारा काट दी गई। पुतिन ने अपनी अजेय स्काईफॉल परमाणु मिसाइल से दुनिया को डरा दिया। वहीं उन्होंने अपने ही 2.240 नागरिकों को राजधानी की ठंड और अंधेरे में फंसा छोड़ दिया। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।